बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपकी बात, मैं हूं हारिस अमीन खान। आज बहरेन से इसराइल के लिए पहली कमर्शियल फ्लाइट जो है वो गई और वहां पर उसने लैंड किया। इससे ये जाहिर होता है, देखने में तो ये सिर्फ एक फ्लाइट थी जिसमें लोग जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ गए, लेकिन दर हकीकत ये एक बहुत ही अफसोस, परेशानी और दुख की बात है तमाम उम्मत मुसलमा के लिए कि बहरेन जो है, जिसने कुछ दिन पहले ही यूएई और बहरेन ने एक ही दिन पर जो है इसराइल की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया। और इसका मतलब यह है कि इनके जो तमाम ताल्लुकात हैं, तिजारती ताल्लुकात हों और इसके अलावा बाकी जो ट्रेड के मसाइल हैं, वो इन्होंने सारी जो रुकावटें थी, जो दीवारें थी, वो खत्म कर दी हैं। और अब ये दोनों ममालिक जो है इसराइल के साथ अपना ट्रेड जारी रखेंगे। और ये कई सवाल पैदा करता है तमाम मुस्लिम उम्मा में, और इस पर काफी एहतजाज किया गया मुसलमान ममालिक की तरफ से। स्पेशली फलस्तीनियों ने इसके लिए बड़ा जो है काफी एहतजाज किया और उन्होंने इसको बहुत ही नापसंद जो है किया, और इन्होंने सैड डे के नाम से उस दिन को भी मनाया जिस दिन इन्होंने ये सिग्नेचर्स किए थे। और ये सब अमेरिका के होते हुए उनके हाथों जो है ये सारा काम जो है तकमील तक पहुंचा। अब इससे मुख्तलिफ सवालात पैदा होते हैं कि क्या इसी तरह एक एक करके, क्योंकि अगर हम नजर डालें तो 1979 में इजिप्ट ने जो है इसराइल को एक्सेप्ट किया, उसके बाद 94 में जॉर्डन ने एक्सेप्ट किया, अब 2020 में जो है यूएई और बहरेन ने जो है इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया है। और लगता यूं है कि शायद हमारा ईमानी जो जज्बा है, हमारा ईमान इस कदर कमजोर हो चुका है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता करते करते सब स्टेट्स जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे और फलस्तीन जो है कयामत तक इसी तरह ही जुल्म और बर्बरियत का जो है सामना करता रहेगा। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कि इसी के साथ आज मैं अपने प्रोग्राम में वो भी डिस्कस करूंगा कि आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो है 24 ममालिक के जो है मुख्तलिफ लोग थे, फॉरेनर्स थे, उनको विजिट कराया LOC के एरिया में। वहां पर जो है वादी नीलम पर जो है इंडिया ने, हिंदुस्तान ने एक मरतबा फिर जो है इंसानी जो कवानीन है, जो इंटरनेशनल कवानीन है, उसकी खिलाफ वर्जी की है और भरपूर बमबारी की है और कई लोगों को, कई इंसानी जानों को जो है नुकसान पहुंचाया है। तो आखिर अगर फलस्तीन के इशू पर हम बात नहीं करेंगे, फलस्तीन के मामले पर हम खामोश रहेंगे और हम अगर फिक्र करेंगे तो अपने ही मुल्क के दिफा की, अपने ही ट्रेड की, पैसे की, और उस वजह से हम लालच में आकर फलस्तीन के इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए इस तरह के इकदाम करेंगे तो यकीनन दूसरी जानिब अगर हम देखेंगे तो उसके इफेक्ट्स जो है कश्मीर पर भी यकीनन आएंगे। आज इस पर मौजू पर हम बात करेंगे, डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शुजा स्वाति साहब, जो कि तज्जियाकार हैं, उन मामलात पर को काफी करीब से जो है वो देखते हैं। बहुत शुक्रिया शुजा साहब। मेहरबानी। शुजा, आज पहली फ्लाइट जो है वो लैंड की है, तो कुछ लोगों को ये चीज बड़ी आम लग रही है, इसको आप जरा एक्सप्लेन करें कि इसके एक फ्लाइट है या इसके साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। जनाब, ये फ्लाइट जो है इसके पीछे तो सैकड़ों सालों की हिस्ट्री है। जो फलस्तीन और इसराइल का मसला है ये बड़े अरसे से चला आ रहा है। इसको अगर आप ट्रेस बैक करें तो 14th, 15th, 16th सेंचुरी में ज़ायनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई, क्योंकि ज्यूज का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब तक उनका प्रॉमिस्ड मसाया, जो उनका एक उनको सेवियर जिसे आप कह सकते हैं या उनको बचाने वाला, उनकी कश्ती को भंवर से निकालने वाला, वो जब तक नहीं आता तो उन्होंने एक स्टेट इस्टेब्लिश नहीं करनी। ये एक ऑर्थोडॉक्स ज्यूश एक कॉन्सेप्ट था। इसको ख़त्म करके एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की गई। उसमें वो एक उनके बैरन थे रॉथस्चाइल्ड, जो कि एक यूके की बैंकिंग फैमिली से थे। वो उसके बड़े आप समझ लें कि माने जानी शख्सियत थे। तो ये अब मेरे सामने बैलफोर डिक्लेरेशन पड़ी है। नवंबर 2, 1917 को यूके के फॉरेन सेक्रेटरी थे आर्थर बैलफोर, उन्होंने उनको एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने कहा
कि I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty's government that the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to and approved by the cabinet। और वहाँ पे वो एक declaration submit की गई कि हम Jewish जो हैं उनकी promised land को फ़लस्तीन में accept करते हैं। अच्छा, अब वो जगह जो है वो तो फ़लस्तीनियों की थी, वहाँ पे तो ना उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था, ना वहाँ पे ज्यूइश की लोग जो हैं उनकी कोई खातिर खा पॉपुलेशन थी, लेकिन यूके के एक कमरे में बैठ के कैबिनेट में ये फैसला किया जा रहा है कि फ़लस्तीन पे कौन हाकिम होगा। वहाँ से सारे तनाज़े की इब्तदा होती है और फिर जो फ़लस्तीनियों ने तमाम तर इस अरसे में जो मुसीबतें देखी, जो मसाइल देखे, जैसे स्टेट ऑफ इज़राइल इस्टेब्लिश हुई, और आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इख्तिताम पे ब्रिटेन को मैंडेट दिया गया पैलेस्टाइन का, तो उस टाइम पे हागाना के नाम पे एक ज्यूइश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, और इज़राइल के जो डेविड बेन गुरियन जो इनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और फाउंडिंग फादर भी थे, ये उसको लीड कर रहे थे उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, और वो बॉम्बिंग्स करती थी बाकायदा ब्रिटिश फोर्सेस पे और पैलेस्टीनियन जो वहाँ पे एस्टैब्लिश गवर्नमेंट थी, और ब्रिटिश फोर्सेस और पैलेस्टीनियन पुलिस जो थी वो इनको चेस करते थे, इनको हंट करते थे। लेकिन फिर करते करते इजराइल की स्टेट एस्टैब्लिश हो गई, और अब ये मकाम आ गया है कि मुस्लिम उम्मा के ममालिक बहरीन, यूएई, और ट्रंप का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और ममालिक भी हैं जिनका नाम वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, वो भी इनको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये भी एक तासुर पाया जा रहा है कि शायद बहरीन ने ईरान के डर से ये मामला तय कर लिए ताकि उनके साथ मेरा इसराइल के साथ जो है ताल्लुक बेहतर हो। इस मामले पे जरा रोशनी डालें। ये तो ऐसी बात हुई जैसे कि आप शेर से अपने आप को बचाने के लिए भेड़िए से दोस्ती कर लें। तो आपको अगर किसी मुल्क से खतरा है तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म, आपके पास OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, आप वहाँ पे बैठें, वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करें। कुजा ये कि आप एक ऐसे मुल्क को एक्सेप्ट कर लें जिस मुल्क की तारीख है कि उसने यहाँ पे जुल्म ढाए हैं। आप 1948 की वॉर देख लें, इराक, सीरिया, ट्रांस जॉर्डन और इजिप्ट अटैक करते हैं इसराइल पे, और उनको वो 1 साल तक उनके साथ फाइट करते और फिर सीज फायर हो जाता है UN की तरफ से। आप 1967 की अरब इसराइल वॉर देख लें, आप 1973 की योम किपर वॉर देख लें, तो ये तो मुस्लिम कंट्रीज इनको एजिटेट करती रही हैं। हम अपने मुल्क का पासपोर्ट देख लें, उसके ऊपर देयर इज अ क्लियर राइटिंग दैट ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा हर मुल्क में चल सकता है। राइट। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग कि वहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे, चाहे वो जमाल अब्दुल नासिर हों, चाहे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हों, उन्होंने अगर इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, तो इट मीन्स कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे जिनको इसराइल डिनाई कर रहा था और ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो प्रिंसिपल्स तो अभी चेंज नहीं हुए। तो ये जो मुल्क इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये टोटली फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स है कि वो वेस्टर्न मार्केट्स को इजीली अप्रोच करने के लिए और अपनी पेट्रो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और वो इसको फिर इस गाब में छुपा रहे हैं कि हम ईरान के डर से ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट है यहाँ पे सऊदी अरब का जिक्र है। वन टारगेट ऑफ व्हाइट हाउस अपील्स इज सऊदी अरेबिया, द बिगेस्ट गल्फ अरब पावर। So far, the Saudis, whose king is custodian of Islami's holiest sites and governs the world's largest oil exports, have signaled they are not ready. तो ये सर अभी के लिए है या ये मतलब आप क्या समझते हैं कि वो एग्री कर जाएंगे? अभी तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि they are not ready. It's too early to comment के जो कंट्रीज हैं उनकी आपस के जो मामलात हैं उनके ऊपर कमेंट करना बहुत ये जल्दी होगा कि अगर हम कोई जजमेंटल हो जाएं या इसके ऊपर कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें, क्योंकि क्या पता कि कल को सऊदी अरेबिया इस तरह का काम ना करे। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह के इर्द गिर्द के हालात हैं, और जैसे तमाम अरब कंट्रीज जो एक वो कहते हैं ना कि एक चेन से एक वीक लिंक टूट जाए तो वो सारी चेन टूट जाती है, तो वो एक वीक लिंक टूट गया UAE, और साथ ही बहरीन ने भी ऐलान कर दिया है। तो दैट मीन्स के इन नियर फ्यूचर जो सऊदी अरेबिया है वो ऐसे काम कर सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये इतना स्टैगनेंट क्यों है ये मामला वहाँ पे, वो ये है कि वहाँ पे जो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हैं वो ओल्ड स्कूल किंग हैं सऊदी अरेबिया के।
शाह फैसल के, शाह अब्दुल्ला, शाह फहद के वो भाई हैं, वो ओल्ड स्कूल से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो MBS है, मोहम्मद बिन सलमान, वो काफ़ी एम्बिशियस हैं और उनके वेस्ट के साथ काफ़ी तल्लक आते हैं। रिसेंटली ही हैज साइंड $410 बिलियन आर्म्स डील विद ट्रम्प गवर्नमेंट। तो वो जो है एम्बिशियस नज़र आते हैं। तो और वो एक $500 बिलियन का नियोम के नाम पे सिटी भी बना रहे हैं, विच इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इसराइल। तो वो यकीनन चाहेंगे कि इसराइल भी ऐसे वेंचर्स में आए, तो वो कर सकते हैं, ऐसा कोई स्टेप ले सकते हैं। लेकिन शाह सलमान की जिंदगी में और उनकी हुकूमत में मुझे ऐसा कोई फैसला होता हुआ नजर नहीं आता। सही। और खुदा न ख्वास्ता ऐसा फैसला अगर हो जाता है, सऊदी अरब भी बाकी इन दो ममालिक की तरह UAE और बहरीन की तरह एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि सऊदी अरब की एक अलग एक पहचान है, एक हमारा मुसलमानों का मरकज है, तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर कितना इफेक्ट पड़ेगा मुस्लिम उम्मा के ऊपर और इस फलस्तीनियों की जो आज़ादी की तहरीक है उसके ऊपर? देखिए, आप हम ये तो कह सकते हैं कि अगर सऊदी अरेबिया कोई ऐसा स्टेप लेता है टू रिकग्नाइज इसराइल, तो वो पाकिस्तान पे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगा, इनडायरेक्टली तो करेगा, क्योंकि हमारी सऊदी अरेबिया से अच्छे तल्लक आते हैं। सऊदी अरेबिया का एक पिवटल रोल है मुस्लिम वर्ल्ड में और एक आइकॉनिक कंट्री है। उसका कोई भी जो फैसला है वो एक अथॉरिटी के तौर पे लिया जाता है मुस्लिम वर्ल्ड में, और उसकी वजह आले सऊद नहीं है, उसकी वजह वहाँ की किंगडम नहीं है, उसकी वजह हिजाज मुक़द्दस है। हमारे मकामात मुक़द्दसा हैं, मक्का और मदीना शरीफ, उनसे रिलेटेड एक उसको एक मकाम हासिल है। लेकिन पाकिस्तान के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वो व्यूज़ हैं जो उन्होंने इसराइल के बारे में दिए, सही, और उन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर सऊदी अरेबिया ऐसा कोई स्टेप लेता है तो वो यकीनन पैलेस्टीनियन कॉज को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि बाकी मुस्लिम उम्मा में चाहे मलेशिया या पाकिस्तान या टर्की जैसे कंट्रीज लीड करने के लिए उभर रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में यूनानिमसली सऊदी अरेबिया वहाँ पे सबसे स्ट्रांग कंट्री है और उसका डिसीजन है वो पूरे मिडिल ईस्ट को अफेक्ट करता है। तो अगर सऊदी अरेबिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो यकीनन ये पैलेस्टीनियन कॉज को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। सही। अच्छा, उसके साथ अगर जो ज्यूज की हम बात करें जी जी, तो काफ़ी हद तक जो है फ़लस्तीन के अंदर जो सेटल्ड है। Exactly. तो आप क्या समझते हैं कि वो दिन अगर आता है कि उनको आज़ादी मिलती है तो मुकम्मल आज़ाद हो पाएंगे? कभी ऐसा मुमकिन होगा या जूस हमेशा उनके दरमियान रहेंगे और इस तरह की जो है सिचुएशन हमेशा बरकरार रहेगी? देखिए, पैलेस्टीन इशू अभी तक हल इसलिए नहीं हो सका कि हमने इस इशू को समझा नहीं। देखिए, 1904 से पीछे अगर आप चले जाएं तो नेग्लिजिबल ज्यूइश पॉपुलेशन इस एरिया में थी, न होने के बराबर। 1904 में कुछ आर्मेनियन जेनोसाइड के बाद और उसके बाद जो है कुछ ज्यूज जो हैं वो माइग्रेट करके आ गए आपकी पैलेस्टीन के इलाके में और उन्होंने पैलेस्टाइन को ऑक्यूपाई किया और वहाँ पर उन्होंने ज़मीनें खरीद ली। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये तादाद बढ़ती गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी बड़ी तादाद में ज्यूइश जो हैं वो यहाँ पे आए, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद जो ज्यूइश की मूव की, रफली अबाउट 250,000 लोग जो हैं वो मूव कर गए, 3 लाख के करीब। वो तब मूव किए जब आप देख लें कि 1920 ऑनवर्ड्स जब लेनिन की डेथ होती है रशिया में तो जोसेफ स्टालिन आ जाते हैं और जोसेफ स्टालिन वाज अ वेरी एग्रेसिव लीडर। उन्होंने ज्यूइश को बहुत प्रोसिक्यूट किया, तब भी ज्यूइश भाग के पैलेस्टाइन आते रहे बिकॉज दैट्स अ प्रॉमिस्ड लैंड फॉर देम उनकी किताबों में। उसके बाद जब एडोल्फ हिटलर आए जर्मनी में तो उन्होंने भी, नाज़ीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूट किया ज्यूज को, चाहे वो एग्जैजरेट किया जाता है बट देयर वाज परसिक्यूशन, और उस परसिक्यूशन को अवॉइड करने के लिए वो पैलेस्टाइन में आते रहे। अब ज्यूइश की इतनी तादाद पैलेस्टाइन में आ चुकी है और 3 जंगों के बाद 1948, 1967 की 6 डेज वॉर जो अरब इजराइल वॉर थी और 1973 की योम किपर वॉर जो गोल्डा मेयर के टाइम पे हुई, इन तीनों जंगों का नतीजा जो है वो कोई भी कंक्लूसिव नतीजा नहीं था, बल्कि कंक्लूसिव विक्ट्री एक हद तक इजराइल के हाथ में चली गई। ठीक है। अच्छा शुजा साहब, हमें अभी इस वक्त ताहिर मलिक साहब ने फोन कॉल पे ज्वाइन किया, हम उनसे बात करते हैं इस हवाले से। ताहिर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताइएगा कि जो आज है पहली फ्लाइट जो है बहरीन से लैंड हुई है इसराइल में, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मेरी राय में इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो ये कि जब ये तनाज़ा शुरू हुआ
तो शुरू में ये अरब इसराइल चलाता था, अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जी और 1973 में इजिप्ट की ने जब सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए, इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, दोस्ती कर ली, जी तो उसके बाद से ये फलस्तीन और इसराइल तनाज़ा है, अरब इसराइल तनाज़ा अब ये नहीं रहा। सही। तो वो बेयारो मददगार है। दूसरा इसका पहलू ये है कि अमेरिका में इंतखाबात होने हैं चंद माह में, तो अमरीकी इंतखाबात में जो यूएस प्रेसिडेंट है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस पे या तो अफगानिस्तान में वो कुछ शो करते हैं कि हमने तालिबान हुकूमत खत्म की, हमने ये जंग की, हमने उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार किया, जी तो एक जानिब उनके पास तालिबान टॉक्स है और दूसरी जानिब वो ये सक्सेस कर सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो गल्फ कंट्रीज थे, जो अरब मुल्क मुखालिफ थे इसराइल को और इसराइल के दुश्मन थे, उनके दरमियान मैंने एक हिस्टोरिक पीस डील कराई ट्रम्प। सही। तो ये उस सिलसिले की कड़ी है और ट्रम्प के जो दामाद है वो भी उसी अमेरिकन ज्यू हैं और वो भी इसके अंदर बड़े पेश है ये अमेरिकन डिप्लोमेसी में। तीसरा इसका पहलू ये है कि जो गल्फ की स्टेट्स है अरब, उनकी इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंडेंट रही। सही। तो कोविड से पहले ये एक ऑयल क्राइसिस आया जिससे ऑयल की प्राइसेस तारीख में हिस्टोरिक लो पे चली गई और फिर कोविड के अंदर वो इतना क्राइसिस बढ़ गया कि वो तेल जो है वो तारीख 100 साल में इतना कहीं नीचे नहीं गया जितना। फिर जो वहाँ की इकोनॉमीज है गल्फ की वो डाइवर्सिफाइड नहीं है, वो तेल पे इन्हिसार है। अब वो ये चाहते हैं कि इसराइल से हम सफारती तिजारती ताल्लुकात करके तो हम इसको अपनी इकोनॉमी को भी डाइवर्सिफाई करें। तो ये मॉडल जो है उसके बाद टर्की ने किया इजिप्ट के बाद। और अगर आप टर्की को देखें जी तो जो अर्दगान साहब मुखालफत कर रहे हैं जी तो वो $4.5 बिलियन से ज्यादा टर्की और इसराइल का ट्रेड का वॉल्यूम। और अब तो यूएई की इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रेस पे है, वो स्पेकुलेटिव इकोनॉमी है, तो वो अपनी मईशत माशी जरूरियात के लिए भी ये इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। ठीक। तो ये 3 पॉइंट्स है मेरे। सर ये बताइएगा कि इस पूरे मामले में जिस तरह आपने बताया कि ये इसमें जो बुनियाद है वो ट्रेड है, आपने अपने मतलब अपने ट्रेड को बेहतर करने के लिए इसराइल को एक्सेप्ट करना है, तो आप क्या समझते हैं कि बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब पर भी सबकी नजरें हैं क्योंकि वो मुस्लिम उम्मा का जो है वो एक सेंटर है, मरकज है, तो क्या आप समझते हैं कि सऊदीया भी इस तरफ जाएगा या जा सकता है? देखिए 2-3 बातें। एक तो ये कि गल्फ कंट्रीज सऊदी अरब उनका रीजनल लीडर है जी। कतर ने एग्री किया था सऊदी अरेबिया से, तो कतर का ब्लॉकेट कर दिया, गल्फ कंट्रीज से निकाल दिया गया। ठीक है। अब ये सारे मुल्क सऊदी अरेबिया के अप्रूवल से ही ये सारे काम हुए। जो मिडिल ईस्ट का प्रेस है, सऊदी अरेबिया में छपने वाले जो अखबार है वो इस इक़दाम की मुखालफत नहीं कर रहे। और रही बात ये कि मुस्लिम उम्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ये हम जैसे मुल्कों में चूरन बेचा जाता है और हम इंतजार कर रहे हैं कि जब सऊदी अरेबिया तस्लीम कर लेगा तो आप भी कर लेंगे। अच्छा। तो मुस्लिम उम्मा नाम की कोई चीज नहीं, अगर आप देखें तो उनके नजदीक जो इसराइल बड़ा दुश्मन है, मतलब बात सारी मफादात की है। दुश्मन था, अब ईरान बड़ा दुश्मन, और तुर्की के साथ उनके जो ताल्लुकात है वो उनको देख लें तो एक कंपटीशन है, हमें मुस्लिम उम्मा कहीं नहीं दिखाई देती। मतलब फिर तो सर मतलब ना ही समझिए कि फलस्तीन जो है कभी आजाद होगा, एक आजाद रियासत बन पाएगा। वो तो लड़ रहे हैं सर, फलस्तीन और कश्मीर के लोग आजाद हैं और जो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं वो गुलाम है क्योंकि उनके फैसले अमेरिका में हो रहे जी। तो उनको हम गुलाम कैसे कह सकते हैं जो कश्मीर में है, फलस्तीन में। हमने नाम रखा हुआ है ये मकबूजा कश्मीर है, ये मकबूजा तो ये लोग हैं कि जिनके फैसले कहीं और होते हैं। सही, बिल्कुल। दरहकीकत मकबूजा वो लोग लड़ेंगे। अगली उनकी इस वक्त चौथी नस्ल है जो लड़ रही, इंतफादा जो है, यस, जो वो पत्थर से लड़ रहे हैं, वो महदूद वसाइल से लड़ रहे हैं, पर वो लड़ेगी क्योंकि वो आजाद है। सही। हाँ, तो आजाद बंदा ही लड़ता है ना सर, गुलाम नहीं लड़ा करते। गुलाम जो है दूसरों के हाथों जो है फैसले मान लिया करते हैं। ठीक।
अच्छा सर, इस हवाले से अगर हम बात करें कि ज्यूज जो हैं वो काफी हद तक जो है आबाद हैं फलस्तीन के अंदर, और यही स्ट्रेटेजी देखने में आ रही है कि अभी कश्मीर में जो है भारत भी इसी तरह के प्रोपेगेंडास कर रहा है कि कश्मीरी मुस्लिम्स को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए वहां के जो हिंदू कम्युनिटीज हैं उनको आबाद कर रहा है, उनको जो है डोमिसाइल्स इशू कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि कल को खुदा न ख्वास्ता कश्मीर का भी यही हाल होने जा रहा है अगर हम खामोश रहे इस पर? सर खुदा न खास्ता आप कह रही हूँ, वहाँ ये शुरू है इंडियन सिटीजन बिल और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है। मैं समझता हूँ कि इंडिया की जो राह है वो मोसाद से उनके साथ उनकी कोलैबोरेशन है। जो स्पेशल स्टेटस जो नेहरू ने कश्मीरियों को जब इनकॉर्पोरेट किया था तो आइन का हिस्सा बनाया था कि कोई गैर कश्मीरी कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, कश्मीर की डोमिसाइल नहीं ले सकता। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था जो भारत के आइन में दिया गया। तो अब इसको मोदी सरकार ने तब्दील कर दिया और वहां पे ये है कि जो सेटलर्स हैं इस वक्त तो इलीट और कॉमनर डिवाइड हो। वो ये होगी कि जो इंडिया के बड़े बड़े टाटा बिरला है वो कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे, वो वहाँ ट्रेड करेंगे, वहाँ वो रिजॉर्ट खोलेंगे और उनको राइट्स होंगे और वो वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, और गैर कश्मीरी लोग जो है वो कश्मीर का डोमिसाइल बनाएंगे जी। तो अब इंडिया इतना जो इंतहाई काम कर रहा है और इसराइल, उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये कि इसराइल को अरबों का कोई फियर नहीं और इंडिया को पाकिस्तान का फियर नहीं है। सही। हमने जुम्मे वाले दिन बाहर निकलना था और पूरी कौम ने आहा, इमरान खान साहब ने तारीखी तकरीर की। उसके बाद क्या हुआ? आज हमारी स्क्रीन में कश्मीर नहीं है, आज हमारी स्क्रीन में हम आपस में लड़ रहे हैं, कौन छुप के मिला है, कौन सरेआम मिला है। कश्मीर किधर गया? कौमी मुफाद किधर गया? तो जो कौम है जिनकी मंजिल नहीं होती या वो दुश्मन पर हैबत नहीं तारी करती, वहां जालिम और काबिज कुछ भी कर सकते। सही। अच्छा मलिक साहब, एक और बात, अभी एक दो दिन पहले जो है जनरल असेंबली से बात कर रहे थे तैयब अर्दगान साहब, उन्होंने कश्मीर के इशू पर, फलस्तीन पर बात की, और इसके अलावा अभी खान साहब से भी तवक्कुआत हैं कि वो भी इस इशू को दोबारा रेस करेंगे। तो आप क्या समझते हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करना कितना अहम है, उसकी क्या अहमियत है? यकीनन वो बात हमारे पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, चाइना है, मलेशिया है, पाकिस्तान है जी, ये तो हर फोरम पे ये बात, और ईरान भी जो है, ईरान भी इसको उठाता है, और अरब मुल्कों में भी कुछ ममालिक हैं वो भी इसको उठाते। लेकिन पाकिस्तान तो पहले इसमें अच्छा वकील बने ना, पहला वकील पाकिस्तान। बिल्कुल। तो मेरी ये सवाल ये कि इस वक्त कोई आप मुझे बता दें या कोई बता दे पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी क्या है? आर्टिकल 370 के बाद, भारत के गासबाना कब्जे के बाद पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी किसी के इल्म में है? मेरा ये सवाल हुकूमत से भी है, वजीर अमूर कश्मीर से भी है, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन से भी है, फॉरेन ऑफिस से भी है। और सर जुम्मे के दिन जो निकलना था वो कहानी भी अब खत्म हो गई है, कुछ 2-4 हफ्ते ही चले हैं। जुम्मे के दिन बाहर निकलते थे कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए, उसके बाद वो खत्म हो गया, वो भी नहीं है। देखिए बात ये है कि आम आदमी तक डिस्कनेक्ट क्यों है? क्योंकि ये नहीं कि आम आदमी कश्मीर से मोहब्बत नहीं करता है पाकिस्तान, उसे ये पता है कि हमारी एलीट इसके साथ, कश्मीर का के साथ मुखलिस नहीं, उनका ये इशू ही नहीं। सही। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपका शुक्रिया जनाब, आप थैंक यू सो मच। अगर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। अम्मी पानी पिला दे। ये लो। अली रुको, पानी बैठकर और सीधे हाथ से पीना चाहिए। क्यों अम्मी? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, फ़लस्तीन की अगर हम बात करें तो फ़लस्तीन में जो है ज्यूस को शुरू ही से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके इस हद तक जो है उनको आबाद कर दिया गया है कि अब अगर फ़लस्तीनी आज़ादी मांगते भी हैं तो वो 2 स्टेट आज़ादी मांगते हैं कि 2 स्टेट्स बनाई जाए, मुसलमानों को अलहदा किया जाए, ज्यूस को अलहदा किया जाए। इस हवाले से जो है हम शुजा साहब से बात करते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सर जनाब देखिए, फ़लस्तीन और जो इज़राइल का मसला है, स्टार्ट में वहाँ पे फ़लस्तीनी मौजूद थे, इज़राइली आहिस्ता आहिस्ता आबाद होते गए। 3 जंगें भी लड़ी गई 1948 में, फिर 1967 में अरब इसराइल वॉर, 6 डे वॉर जिसको कहते हैं, उसमें अच्छी खासी कंट्रीज़ थी। जॉर्डन था, सीरिया था, इजिप्ट था, इराक था। और उस जंग का नतीजा जो है वो फ़लस्तीन की विक्ट्री नहीं था, बल्कि वो स्टेटस को वहीं इज़राइल था, बल्कि इवन के इज़राइल ने सिनाई पेनिनसुला पे और गोलान हाइट्स पे भी कब्जा कर लिया। फिर 1973 में वॉर हुई, लेकिन बिल आखिर 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स हुए। इजिप्ट तो पहले ही डिफेक्ट कर गया 1979 में, उसने इज़राइल को एक्सेप्ट कर लिया। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स हुए जो कि बिल क्लिंटन ने कराए और जैक रैबिन ने और आपके जो फ़लस्तीन के थे यासर अराफात साहब, इन्होंने उन पे दस्तखत किए और ये एक्सेप्ट किया गया कि इज़राइल फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करेगा और फ़लस्तीन को वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर कंट्रोल देगा। सही। और फ़लस्तीन ने ये एक्सेप्ट किया कि वो इज़राइल की एंटिटी को, उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करेंगे। अब वो एक्सेप्टेंस जो है वो अगर रेप्लिकेट करती है बाकी कंट्रीज़ में तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं कि आप देख लें कि पिछले कुछ अरसे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया और उन्होंने यरूशलेम को जो है इज़राइल का कैपिटल मान लिया।
इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, वहाँ पे मुस्लिम्स के रेलिक्स मौजूद हैं, हमारा किबला अव्वल मौजूद है, आप उस शहर को टच नहीं कर सकते। और फिर इजराइल एक्सपैंड करता जा रहा है, उसका एक्सपेंशनिज्म रुक नहीं रहा। टू स्टेट सोल्यूशन तो हो, लेकिन वो कोएग्जिस्टेंस के साथ हो। जब आप फिलिस्तीन की स्टेट को टोटली इरेज करना चाहते हैं तो फिर कौन सी टू स्टेट्स हैं? आप खुद ही एक यूनिलैटरल स्टेट बना रहे हैं इजराइल की। तो वहां पे अब मुसलमान इजराइल को इरेज नहीं कर सकते। इजराइल इज अ न्यूक्लियर पावर, उनकी मिलिट्री प्रेजेंस है, हम देख चुके हैं कि जंगों से हल नहीं हुआ मसला। अब वहां पे मसले का हल टू स्टेट सोल्यूशन है कि फलस्तीन को खातिर खा जमीन दी जाए, यरूशलेम को जो है वो या तो मुसलमानों के कंट्रोल में दिया जाए या म्यूचुअल कंट्रोल में रखा जाए। लेकिन ये चीज जो है कि अगर आप ये कहें कि फलस्तीन को आप टोटली यूनिलैटरल स्टेट बना सकते हैं, वो भी नहीं बन सकती, और इजराइल को आप यूनिलैटरल स्टेट बना सकते हैं, अब वो भी नहीं बन सकती। अब टू स्टेट सोल्यूशन ही सोल्यूशन है, लेकिन उसमें इसराइल के एक्सपेंशनिज्म को रुकना होगा, इसराइल को पिछली लाइंस पे वापस जाना होगा, और फिर टू स्टेट सोल्यूशन की बात हो सकती है। नहीं तो सर, आप क्या समझते हैं, जो इस हद तक ये बात पहुंच गई है, तो अब जो कश्मीर में हालात देखने में आ रहे हैं, तो वो भी शायद उन्होंने बिगिनिंग कर ली है उस काम की। एग्जैक्टली, दैट्स द रेप्लिकेशन ऑफ 1948। जैसे 1948 में, बल्कि आप पीछे चले जाएं 1917 में, ये बैलफोर डिक्लेरेशन में आपको बता रहा हूं, जो कि आर्थर बैलफोर ने, यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने दी है, इसमें वो कह रहे हैं कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट व्यू विद द फेवर establishment in Palestine of a national home for Jewish people and will use their best endeavors to facilitate that achievement of this objective। ये ऑब्जेक्टिव उन्होंने उनको कहा कि हम पूरा करके रहेंगे, और उसके बाद उन्होंने ज्यूइश को आबाद करना शुरू किया, वहां पे ज्यूइश पीपल को, और फिर करते करते वो इस हद तक आ गए कि उन्होंने हागाना के नाम पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के, डेविड बेन गुरियन साहब जिनको अपना फाउंडिंग फादर कहते हैं, ही वाज अ फाउंडिंग टेररिस्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, और उसने तो ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्सेस जो वहां थी उनके ऊपर भी टेररिस्ट अटैक कराए। तो और ये टेररिस्ट एक उनकी इब्तिदा थी। वही चीज जो है वो इंडिया वहां पे स्टार्ट कर रहा है, वो अपने लोगों को बिहार से मजदूरों को ला के वहां पे आबाद किया जा रहा है, हजारों की तादाद में, वो 20 हजार वो ला के वहां पे आबाद कर रहे हैं, और वो उनको सेटलमेंट्स करा रहे हैं। तो कल को आज अगर हमने इस इशू के ऊपर बात ना की, और आज अगर हमने इस इशू के ऊपर क्लियर कट स्टैंड ना लिया, तो कल को वहां पे इतनी तादाद में हिंदू हो जाएंगे, जम्मू के हिंदू भी मिला के और लद्दाख के बुद्धिस्ट भी मिला के, कि वो फिर टू स्टेट सोल्यूशन की बात स्टार्ट कर देंगे। अभी तो कश्मीर मुसलमानों का है, और कश्मीर के मुसलमानों ने अब ये फैसला करना है कि वो आजाद कब होना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ तो वो नहीं रहना चाहते, उन्होंने डिक्लेरेशन दे दी है। अब उन्होंने ये फैसला करना है कि वो कब आजाद होना चाहते हैं, कैसे आजाद होना चाहते हैं। लेकिन अगर हमने हिंदुस्तान को ये स्पेस और रूम प्रोवाइड किया सेटलमेंट्स का, तो फिर ऑब्वियसली वो टू स्टेट सोल्यूशन की बात करेंगे, इसमें कोई ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा शुजा साहब के हमास और अल-फतह ग्रुप्स की मैं बात करूंगा, फलस्तीन में जो हैं, इनकी मतलब सियासी तौर पे इनकी ज्यादातर आपस में बनती नहीं है, थोड़ा एक आर्म्ड सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, दूसरा जो है टेबल टॉक्स की तरफ जाते हैं। लेकिन जब से हमने देखा है कि बहरीन और यूएई ने एक्सेप्ट किया है इसराइल को, तो ये दोनों यूनाइटेड हो गए। तो इनकी तरफ से आप क्या देखते हैं, इनकी मूवमेंट कितनी जो है मौसर साबित हो सकती है? देखें, हमास और अल-फतह जो है, ये तो एक आप समझ लें कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बड़ा अरसा वहाँ पे एफर्ट की है। लेकिन जब आप देखते हैं कि इराक और इजिप्ट, मैं जिस इजिप्ट की बात कर रहा हूँ जमाल अब्दुल नासिर के टाइम पे, दैट इजिप्ट वाज सम इजिप्ट, उस इजिप्ट की एक पावर थी, एक अथॉरिटी थी। वो इजिप्ट, फिर इराक, फिर जॉर्डन, फिर सीरिया, ये कंट्रीज मिल के भी, और फिर उनको मोरक्को और सूडान और सऊदी अरेबिया की भी हमायत हासिल थी, ये इजरायली फोर्सेस को टैकल नहीं कर सके, बिकॉज उनके पीछे यूरोप की और अमेरिका की पूरी पावर है, और उनका पुश है, और उनकी फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट है। तो हमास ने बड़ी हद तक और अल-फतह ने उनको रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो उस हद तक पावरफुल नहीं है कि वो इतनी बड़ी आर्मी से लड़ सके। ना उनके पास टैंक्स हैं, ना उनके पास मिसाइल्स हैं, ना उनके पास एयरक्राफ्ट्स हैं, तो आप कैसे कितनी बड़ी फोर्स से लड़ सकते हैं? उनकी एक बड़ी हद तक मदद लेबनान से हसन नसरुल्लाह कर रहे थे, हिजबुल्लाह। अब आप देखें कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं, जैसे लेबनान में एक ब्लास्ट हुआ, वो कितना बड़ा ब्लास्ट था, वो इतनी तादाद में केमिकल कहाँ से आया, वो कैसे ब्लास्ट हुआ, पूरा शहर तबाह हो गया। अभी आप रिसेंटली देखें लेबनान के अंदर 1-2 दिन पहले हिजबुल्लाह के असला डिपो के अंदर एक धमाका हुआ है, और हिजबुल्लाह का अच्छी खासी तादाद में असला तबाह हो गया है। तो ये इजराइल की कोशिशें हैं कि हमास को, अल-फतह को और हिजबुल्लाह को कंटेन किया जाए, एज फार एज ये प्रेजेंट सिचुएशन कंसर्न्ड है, जिसमें अरब कंट्रीज आहिस्ता आहिस्ता दे आर फॉलिंग डाउन, और वो स्ट्रैप में गिर के
और इसके बारे में तो मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी कि उन्होंने एक मरतबा खुतबे के दौरान मस्जिद में कहा था कि वैलुल लिकुल्लि अरब, वैलुल लिकुल्लि अरब, वैलुल लिकुल्लि अरब, कि अरबों के लिए हलाकत है, अरबों के लिए हलाकत है, अरबों के लिए हलाकत है। इसी दौर के बारे में कहा गया था कि अब देखें कि अरबों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो भेड़िया है मिडिल ईस्ट में, इजराइल, वो कैसे उसके ट्रैप में गिरते जा रहे हैं। सही सही। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया और बड़े डिटेल में जो है ये इस टॉपिक पर बात की। नाज़रीन, जिस तरह अभी शुजा साहब ने बात की वैलुल लिकुल्लि अरब, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे जो उन्होंने अरब लोगों के लिए कहे थे, और वही जो है अमलन हम वो चीज देखने में आज आ रही है। और इससे पहले जब मलिक साहब, ताहिर मलिक साहब के साथ मैं बात कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि कोई मरकज नहीं है, हम मुसलमान इस हद तक गिर चुके हैं कि हमें सिर्फ अपना ट्रेड नजर आता है, अपना बिजनेस नजर आता है, पैसा नजर आता है कि उसके लिए हम किस मुल्क के साथ जो है हमें ताल्लुकात हम बेहतर करें तो हमारे पास पैसा आना शुरू हो। उसके बाद हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, वो मुस्लिम दुश्मन है या मुस्लिम उम्मा का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, वो कौन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस फर्क अगर पड़ता है वो इससे पड़ता है कि हमारी जेब में कितना पैसा आने वाला है। और अगर इसी तरह की सूरत हाल रही और यही हमारे ईमान की हालत रही तो वो वक्त दूर नहीं कि पूरा उम्मत मुसलमा जो है, बहुत अफसोस के साथ, बहुत दुख के साथ ये बात करनी पड़ती है कि पूरी उम्मत मुसलमा एक दिन इसराइल को जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी और फलस्तीनियों का जो है कयामत तक शायद कोई भी हल या उनको जो है आजादी न मिल पाएगी। लेकिन एक बात मैं आखिर में यह जरूर करना चाहूंगा कि ताहिर मलिक साहब के मुताबिक गुलाम जो है, गुलाम हम लोग हैं, गुलाम वो लोग हैं जो इसराइल की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। गुलाम वो लोग नहीं है, गुलाम फलस्तीनी नहीं है, गुलाम कश्मीरी नहीं है, क्योंकि वो 4 नस्लें हो गई है फलस्तीनियों की कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो वो कैसे गुलाम हो गए। गुलाम तो वो होता है कि जिसको आप हुक्म दें और वो हुक्म की तामील करे। हुक्म की तामील तो यूएई ने की है, हुक्म की तामील तो आपके बहरीन ने की है, और खुदा न ख्वास्ता हुक्म की तामील आपके और ममालिक करेंगे। हुक्म की तामील फलस्तीनी नहीं करते, हुक्म की तामील जो है वो कश्मीरी नहीं करते। अभी तक प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। औरत मरकज़े निगाह बनना चाहती है, लेकिन घूरे जाने पर एतराज भी है।
दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता।